यही स्टोरी एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो कि एक ऑफिस एम्प्लॉय होता है, लेकिन वो अपना ऑफिस के लाइफ से ज़्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि उसे एक मॉडरेट एंड बैलेंस लाइफ चाहिए थी। लेकिन कोई उसे फिर चाकू मार देता है, जिसके कारण वो दूसरे वर्ल्ड में किसी और के बॉडी में ट्रांसमाइग्रेट हो जाता है। और फिर वो सोचता है इस लाइफ को मैं अपने पिछली लाइफ की तरह बर्बाद नहीं करूंगा, इस लाइफ में मैं खुल के एंजॉय करूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी, क्योंकि उसका मुलाकात एक ऐसे पर्सन से हो जाती है जो कि हेवनली डीमन होता है। तो फिर गाइस आगे हमें देखना है कि वो अपना वर्क लाइफ बैलेंस कंटिन्यू कर पाता है कि नहीं, या दोबारा पिछले लाइफ की तरह फिर से मारा जाएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जिसका कि नाम सीओ जून होता है, जो कि एक ऑफिस एम्प्लॉय होता है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है, जिसके कारण वो अपने कलीग्स को कह रहा होता है कि मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरा आज का काम फिनिश हो गया। उसकी इस तरह की बात सुन के उसके सभी कलीग्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शौक होके उसकी तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। जैसे ही सीओ जून जाने वाला होता है, तभी उसके सामने एक जाइंट सा आदमी आके खड़ा हो जाता है। फिर वो सीओ जून के शोल्डर पे हाथ रख के कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, आज ऑफिस में लेट नाइट डिनर पार्टी है, क्या तुम इसके बारे में कहीं भूल तो नहीं गए थे? मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि सभी लोग इस पार्टी का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। लेकिन तभी वो सीओ जून को ग्रैब करते हुए कहता है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे थे कि तुम इस पार्टी में नहीं आओगे? देखो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे बिना उस पार्टी में मजा नहीं आएगा, इसलिए तुम जरूर से उस पार्टी में ज्वाइन होना। तभी वो दोनों की इस तरह की हरकत करते देख दो एम्प्लॉय आपस में गॉसिप करते हुए कहते हैं, मुझे तो लगता है कि आज की डिनर पार्टी में असिस्टेंट मैनेजर सीओ जून को आने का मन नहीं है। तभी वो दूसरी फीमेल एम्प्लॉय कहती है, मुझे तो लगता है आज सीओ जून अकेले जाकर ड्राइंग करना चाहते हैं। फिर सीओ जून अपने मन में कहता है, अगर हमारे पास काम का पहाड़ नहीं रहता तब मुझे डिनर पार्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ओवर टाइम कर रहा था। आज मैंने फर्स्ट टाइम में अपना काम समय पे खत्म किया है, इसलिए अब मैं ऑफिस में रुकना और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये चीज वो सोच के बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। तभी उसके शोल्डर पे पीछे से कोई हाथ रखता है और कहता है, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। ये बात सुन के वो जैसे ही पीछे घूम के देखता है, वो देखता है कि सेक्रेटरी लीजन ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा होता है। फिर सेक्रेटरी लीजन कहती है, मैं तुम्हें समझ सके हैं क्योंकि हम सभी लोग कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा ओवर वर्क कर रहे हैं, इसलिए सभी एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इस तरह की गोल्डन वर्ड सुन के सीओ जिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो अपने मन ही मन सोचता है, कोई तो मुझे समझा। फिर वो बहुत ही ज्यादा धीरे से सेक्रेटरी लीजिन कहता है, लेकिन तभी उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए सेक्रेटरी लीजिन कहती, इसलिए आज हम सभी लोग मिलकर रात में ड्रिंक करेंगे। और ये चीज वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होके बोल रही होती है। उसकी इस तरह की हरकत देख के सीओ कहता है, डैम इट यार, मैं सोच भी कैसे लिया कि इन सभी लोग इतना ज्यादा वर्क करने के बाद इन सभी लोगों का माइंड प्रॉपरली वर्क भी करेगा। वहीं वो दोनों सीओ के पीछे बात करते हुए कहते हैं, देखा हम दोनों का सेम ही थॉट है। फिर वो अपने मन ही मन कह रहा होता है कि मैं इस जगह पे कैसे आ गया जहाँ पे आदमी पागल होने तक काम करते हैं। फिर वो कहता है कि मैं तो सिविल सर्वेंट इस कारण बना था कि मैं तो सोचा था कि वर्क लाइफ बैलेंस में एक साथ लेके चलूंगा, ना ही ज्यादा वर्क करूंगा ना ही ज्यादा रिलैक्स करूंगा, एकदम मॉडरेट लाइफ लेके चलूंगा। लेकिन यहाँ पे तो सभी चीज उल्टा ही हो रही है। तभी हमें एक व्यक्ति के पैर को दिखाया जाता है, जिसे कि सीओ जुन भी नोटिस कर लेता है। फिर हमें उस व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस के अंदर आ चुका होता है और उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया होता है। उस व्यक्ति को देख के सीओ जुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो हुडी वाला आदमी कहता है, डेफिनेटली ये वही पर्सन है जिसने आज मेरे काम को रिजेक्ट किया था। और ये बात वो बहुत ही ज्यादा एंगर के साथ बोल रहा होता है। वहीं सीओ जुन अपने मन ही मन उसे देख के सोच रहा होता है, मुझे इसका पर्सनैलिटी और इसका लुक कुछ सही नहीं लग रहा, इसका मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। फिर सीओ उस व्यक्ति से पूछता, आप वही है ना जो हमारे सुबह ऑफिस में आए थे? लेकिन वो पर्सन सीओ की बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर हमें उस जाइंट से आदमी को दिखाया जाता है जो कि लीजिन से कह रहा होता है कि ये सभी ऑर्डर ऊपर से आया है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वहीं पे लीजिन हुड्डी वाले पर्सन को देख रही होती है। फिर सीओ उस हुड्डी वाले पर्सन को कहता है, अभी बहुत रात हो चुकी है, आप प्लीज अभी अपने घर चले जाइए। फिर हुडी वाला पर्सन अपने मास्क को नीचे करते हुए कहता है, तुम मुझे क्यों इग्नोर करना चाहते हो? फिर सीओ उस पर्सन को कहता है, नहीं सर, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा, ये तो मेरा काम है। फिर पीछे से लीजिन आते हुए कहती है, सर आज का हमारा ऑफिस आवर खत्म हो चुका है, इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा तो आप कल सुबह आइएगा। और ये चीज वो बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बोली होती है। लेकिन तभी वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस हुडी वाले पर्सन ने सीओ को
नाइफ से स्टैब कर दिया होता है और फिर वो बोलता है तुमने मुझे इग्नोर किया है ना। यहीं पे उस व्यक्ति को अनएक्सपेक्टली अटैक करते देख सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर हुडी वाला पर्सन स्यूज उनको स्टैब करते हुए कहता है कि ये सभी चीज इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम जैसे लोग मुझे इग्नोर करते थे, ये सभी तुम्हारी ही गलती है। और वो सभी ब्लेम स्यूज उन पे ही डाल देता है और ऐसी लाइफ को जीने का कोई भी तरीका नहीं है, क्या तुम समझे। लेकिन वहीं पे स्यूजन की आंखें बंद हो रही होती है और वहीं पे स्यूजन सोच रहा होता है कि डैम इट, ये क्या बात कर रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो अपने लास्ट टाइम में बोलता है कि मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए थी जिसमें मैं कंफर्टेबली जी सकूं। उसके यही लास्ट वर्ड के बाद हमारा सीन एक रिवर के सामने घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि नीचे गिर चुका होता है और वो हमारा एमसी सियोजुन होता है। वहीं पे फिर वो घबराते हुए अपने पेट को टच करके देखता है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, तो फिर वो देखता है नहीं, मेरा पेट एकदम फाइन है। लेकिन वो अपना पास्ट मेमोरी रिकॉल करके बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर एमसी कहता है मुझे चाकू लगे हुए बहुत ही समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी इसका ड्रीम आता है तो मुझे लगता है कि उसने मुझे अभी ही स्टेप किया है। फिर हमें इस बॉडी के ओनर का नाम बताया जाता है जिसका कि नाम इल्मोक होता है। तो गाइस मैं अभी से हमारे एमसी को इल्मोक ही बोलूंगा। फिर इल्मोक को उसके अंकल कहते हैं इल्मोक जाके थोड़ा सा पानी ले आओ। फिर इल्मोक कहता है ठीक है मैं अभी ले आता हूँ। फिर इल्मोक हमें बताता है उस हादसे को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी उस हादसे को अभी तक भुला नहीं पाया। लेकिन फिर इल्मोक कहता है बाय एनी चांस जो मुझे सेकेंड लाइफ मिली इससे तो मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। ये कहते के साथ वो डोर ओपन करके चल जाता है पानी लाने। फिर हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है जहाँ पे इल्मोक ट्रांसमाइग्रेट हुआ है जो कि एक मार्शल आर्ट वर्ल्ड होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, इल्मोक ने अपने बकेट में पानी भर ली होती है। फिर उसी में से एक बाउल इल्मोक पानी पीते हुए कहता है कि ये तो अच्छी हुई कि मुझे इल्मोक की बॉडी की सभी मेमोरी मिल गई थी, इसीलिए मैं इस वर्ल्ड में जल्दी अडॉप्ट हो पाया। फिर वो हंसते हुए कहता है जैसा कि मेरे पीछे लाइफ में गोल था एकदम मॉडरेट लाइफ जीने की, तो वही गोल मैं इस लाइफ में भी कंटिन्यू करना चाहूंगा। ना ही मैं ज्यादा रिलैक्स करूंगा, ना ही मैं ज्यादा वर्क करूंगा, एकदम मॉडरेट एंड बैलेंस लाइफ जीऊंगा। फिर वो बकेट को लेके जाते हुए कहता है जैसा कि इस लाइफ में मेरा जॉब है, पास्ट लाइफ के गोल के साथ परफेक्ट फिट होता है। फिर वो कहता है मैंने सोचा था कि मैं इस लाइफ को इसी तरह रिलैक्स करते हुए बिता सकता हूँ, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि वो सामने की साइड देखता है तो जहाँ पे उसकी घर होती है वहाँ पे बुरी तरह से आग लग चुकी होती है। उस आग को देख के वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बहुत तेजी से अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर हमें उसी आग के बीच में एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसने की इल्मोक का प्रेजेंस को नोटिस कर लिया होता है। फिर वो साइड में देखता है जहाँ पे इल्मोक आते हुए आ रहा होता है। फिर इल्मोक अपना घर के पास जैसे ही पहुंच के देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी पूरी घर जल चुकी होती है और वहीं पे एक ओल्ड मैन खड़े होते हैं जिसे कि देख के हमें साफ पता चल रहा था कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है। फिर इल्मोक कहता है आखिरकार सभी जगह में से सिर्फ इसी को क्यों जलनी थी, ये तो हमारा गेस्ट हाउस था। फिर वो अपने ऊपर ठंडा पानी डालते हुए कहता है कि मुझे सबसे पहले यहाँ से सभी लोगों को निकालना होगा। फिर वो खुद को ही कहता है अंकल आप थोड़ा देर वेट कीजिए, मैं आपको तुरंत ही बाहर निकालता हूँ। लेकिन वहीं पे इल्मोक को ऐसा करते देख ओल्ड मैन उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं, लेकिन फिर वो अपने स्वाड को निकालते हुए इल्मोक के ऊपर पॉइंट कर देते हैं। लेकिन वहीं पे इल्मोक अपने गर्दन के पास एक स्वाड को देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो ओल्ड मैन से पूछता है आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे अंकल अभी भी अंदर ही होंगे, मुझे जल्दी से जाके अंदर सभी लोगों को बचा के लाना होगा। लेकिन फिर अचानक से इल्मोक को याद आता है ये ओल्ड मैन तो वही है जिसने एक होटल के आदमी को मार दिया था। ये याद आने के बाद वो और भी ज्यादा डर जाता है। फिर वो ओल्ड मैन अपने बाल को साइड में करते हुए कहता है यहाँ का नूडल बहुत ही ज्यादा खराब था, और ये कहते हुए भी वो अपना स्वाद इल्मोक के ही तरफ किए हुए थे। फिर इल्मोक अपना दांत पीसते हुए बोलता है आपने इतनी छोटी सी कारण से ये इतना बोला ही होता है। तभी ओल्ड मैन कहते हैं इतनी छोटी सी वजह, मुझे इस जगह का नूडल बहुत ही ज्यादा खराब लगा, इस कारण मैंने भी एक छोटा सा बोनस के रूप में इस जगह में आग लगा दी। लेकिन तुम कितने बड़े वेस्ट ऑफ टैलेंट हो, तुम्हारे पास मार्शल आर्ट की इतनी अच्छी टैलेंट होने के बाद भी तुम यहाँ वेटर का काम कर रहे हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तुम मेरे अंदर आ जाओ और मेरा डिसाइबल बन जाओ, और तुम मुझे मना भी नहीं कर सकते क्योंकि जब तुम मुझे मना करोगे तब मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन वहीं पे इल्मोक को सोलमैन की बकवास बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर इल्मोक कहता है तुमने मुझे मेरी पास्ट लाइफ की याद दिलवा दी, उस टाइम भी मैंने सिर्फ अपना काम किया था लेकिन उसने मुझे स्टेप कर दिया क्योंकि उसे लगा कि मैंने उसे इग्नोर किया था, और तुम भी उसी व्यक्ति में से एक हो क्योंकि तुम्हें नूडल्स पसंद नहीं आया तो तुमने मेरे होटल को जला दिया और सभी अंकल को मार दिया। फिर इस तरह की बात सुनकर ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर इल्मोक बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाने लगता है तुम अपना बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को भी अपना चाकू और स्वाड दिखाओगे तो वो तुम्हारी बात मानने लगेगा। इल्मोक की इस तरह की बात सुन के ओल्ड मैन कुछ नहीं बोल पाते और
चुपचाप इल्मो की तरफ देखने लगते हैं। फिर और इल्मो कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसा पागल बुढ़े आदमी का बात कभी सुनूंगा। वैसे ही हमें दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन के पीछे एक व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है जिसे कि ओल्ड मैन एक इशारा देता है और इधर इल्मो बहुत तेजी से चिल्ला रहा होता है कि मुझे मेरी वर्क लाइफ बैलेंस वापस करो। तभी वो दूसरा व्यक्ति इल्मो के गर्दन पे मार के इल्मो को बेहोश कर देता है। फिर इल्मो पूरी तरह से बेहोश होने से पहले कहता है, इस लाइफ में मैंने इन जैसे लोगों को कम से कम जवाब तो दिया। मैं अपने पिछली लाइफ में भी उस व्यक्ति को बोलता तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे तो सिर्फ एक बैलेंस लाइफ चाहिए था जो कि मुझे इस लाइफ में भी नहीं मिल पाया। ये बोलने के बाद वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। फिर वो दूसरा व्यक्ति ओल्ड मैन से पूछता है हमें इसके साथ क्या करनी चाहिए। फिर वो ओल्ड मैन कुछ देर इल्मो को देखने के बाद कहता है इसे अपने साथ ले चलो। फिर हमारा सीन माउंटेन के बीच में शिफ्ट होता है जहाँ पे एक हॉर्स कार्ट जा रही होती है। फिर उसी के अंदर हमें इल्मो को दिखाया जाता है जिसकी कि अभी अचानक से आँख खुली होती है। फिर वो ओल्ड मैन इल्मो को देख के पूछते है क्या तुम जाग गए। इल्मो ओल्ड मैन को अपने बगल में देख के डर के मारे चिल्ला देता है। फिर इल्मो ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है जब मैं चिल्ला रहा था तब इन्होंने मुझे मार दिया था। इल्मो की इस तरह की बात सुनकर ओल्ड मैन थोड़ी देर शांत रह के बोलते हैं सबसे पहले तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं वो पर्सन नहीं था जिसने तुम्हारे गेस्ट हाउस को आग लगाया। मैं तो सिर्फ झूठ बोल रहा था, जबकि सच्चाई तो ये तुम्हारे गेस्ट हाउस को आग मूरी में लाइंस ने लगाई थी, जबकि मैं तो वहाँ से सिर्फ क्रॉस हो रहा था तो उन्होंने मुझे फंसा दिया, क्योंकि वो ऐसा करके अपने पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं। फिर इल्मो कोल्डमैन की बात सुनते हुए सोचता है क्या मुझे इन पे भरोसा करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने मुझे जो स्टोरी बताया उसे मैं डिसमिस भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं गेस्ट हाउस में काम करता था तब मैं देखा करता था अधिकतर ऑर्थोडॉक्स अलायंस के ही मार्शल आर्टिस्ट आते थे और अनऑर्थोडॉक्स अलायंस के बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट आते थे। लेकिन फिर इल्मो पूछता आपने फिर मुझसे झूठ क्यों बोला था। फिर ओल्डमैन कहते हैं मैंने इसलिए झूठ बोला था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम इस सिचुएशन में क्या करते हो, लेकिन तुमने अपना टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि तुम मरना पसंद करोगे लेकिन अपना एनिमी का डिसाइबल बनना नहीं। ये चीज तुम्हारा मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव लगा। फिर वो ओल्डमैन हंसते हुए कहता है सचमुच मैंने आज तक किसी भी पर्सन को गलत जज नहीं किया। ओल्डमैन की इस तरह की बात सुन के इल्मो को अपने मन में सोचता है ये रियली में ओल्डमैन पागल है। फिर वो ओल्डमैन कहता है ऐसे भी अब तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं बचा, क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चलेगा तुम जिंदा हो फिर वो तुम्हें भी खोज कर मार डालेंगे, फिर सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल देंगे। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ दो ही चॉइस बचता है, पहला कि तुम मुझे ज्वाइन करो और मेरा डिसिपल बन जाओ, और दूसरा कि तुम अपने घर दोबारा जा सकते हो। लेकिन मूरी मेलाइंस को जैसे ही पता चलेगा तुम जिंदा हो फिर वो तुम्हें भी मार देंगे। इल्मो को उनकी इस तरह की बात सुन के सोच में चला जाता है। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि एल्डर क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। अचानक से इल्मो की बिहेवियर में चेंज देख के ओल्डमैन हंसने लगते हैं। फिर एल्डर अपना नाम बताते हैं, उनका नाम ह्योक्योन होता है। ह्योक्योन नाम सुनने के बाद इल्मो को अपना मन में सोचता है कि ये नाम तो मैंने आज तक कभी भी नहीं सुनी। फिर ओल्डमैन बोलते हैं तुमने मेरी नाम को अभी तक कहीं भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि सभी लोग मेरे नाम से ज्यादा मुझे मेरे टाइटल से जानते हैं। पूरी सेंट्रल प्लेन मुझे हेवनली डीमन के नाम से जानती है। हेवनली डीमन नाम सुन के इल्मो शॉक हो जाता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो वो नॉवल पढ़ता था उसमें हेवनली डीमन का मतलब होता था द फाइनल बॉस। वो जानता था कि हेवनली डीमन का मतलब ये होता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा मार्शल पावर हो, जो कि एक डिमोनिक सेक्ट का लीडर होता हो। फिर वो हमें सेक्ट के बारे में बताता है। सेक्ट एक ऐसा प्लेस होता है जिसमें हम सेम टाइप के मेंबर को ऐड कर सकते हैं। फिर इल्मो बोलता है अगर ये मुझे नॉर्मल डे में डिसाइबल बनने के लिए बोलते तब तो मैं इन्हें तुरंत ही रिफ्यूज कर देता, क्योंकि ये सेक्ट के मेंबर क्रिमिनल एक्टिविटी करते रहते हैं। लेकिन इन्होंने मेरा हेल्प किया और इनका नेचर से लगता भी नहीं कि ये ज्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी में एक्टिवेट रहते होंगे, इसलिए मैं इस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए सोच सकता हूँ। तभी कोई बोलता है हम सेक्ट पे पहुंच चुके हैं। उस आवाज को सुन के वो दोनों बाहर की साइड देखने लगते हैं। फिर नीचे उतरने से पहले हेवनली डीमन इल्मोक से उसका नाम पूछता है। फिर इल्मोक अपना नेम बताता है कि मेरा नेम इल्मोक है। फिर हेवनली डीमन नीचे उतरने के बाद कहता है ठीक है आज से मैं तुम्हें इल्मोक बुलाऊंगा। फिर इल्मोक जैसे ही नीचे उतर के सामने की ओर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि सभी डिसेबल हेवनली डीमन के सामने बो किए हुए होते हैं और जोर जोर से बोल रहे होते हैं कि आपका सेक्ट में स्वागत है हेवनली डीमन। लेकिन वहीं पे इल्मोक इतने सारे लोग को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर इल्मोक अपने मन में सोचता है जितना कि मैंने इमेजिन किया तो उससे भी ज्यादा यहाँ पे डिसिपल है। फिर इल्मोक हेवनली डीमन के पीछे चलते हुए सोच रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही यहाँ का कल्ट लीडर हूँ। फिर हेवनली डीमन इल्मोक को बताते हैं कि ये मेरे के लिए थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन यहाँ पे आप सभी लोग मुझे अलग नजरिए से देखेंगे। फिर हेवनली डीमन इल्मोक को एक जगह पे ले जाते हुए कहते हैं कि इस जगह को पुआ मिंजुन कहा जाता है। और गाइस पुआ मिंजुन का मीन्स एक ऐसा हॉल होता है जो कि पत्थर और हवा से बना रहता है। फिर हमें उस प्लेस को दिखाया जाता है
जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। फिर हेवनली डीमन इल्मो को कहते हैं जब तुम मेरे डिसिपल बन जाओगे तब ये घर तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन तब तक तुम यहाँ पे रुक सकते हो। फिर हेवनली डीमन इल्मो को कहता है तुम फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हारे अंकल को मारने के लिए असैसिन भेजा होगा मैं उसके बारे में पता ज़रूर लगाऊँगा, और मुझे कुछ भी पता चलेगी तो मैं तुम्हें तुरंत बताऊँगा, क्योंकि तुम्हारे अंकल तुम्हारे पापा जैसे थे तो मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। और तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेरा डिसिपल नहीं भी बनने का मन होगा तो तुम साफ-साफ बता सकते हो। और तुम फिक्र मत करो, मैं अपने नाम हेवनली डीमन का कसम खाता हूँ, तुम मेरे डिसिपल नहीं भी बनोगे तब भी मैं तुम्हारा मदद करूँगा। और हेवनली डीमन की इस तरह की बात सुन के इल्मो तुरंत ही उनके सामने बो करते हुए उनको अपना मास्टर मान लेता है। फिर हेवनली डीमन वहाँ से जाते हुए इल्मोक से एक बार और पूछते तुम मेरा डिसिपल बनने के लिए रेडी हो ना? फिर इल्मोक उन्हीं के सामने झुके हुए कहता हाँ मैं आपका डिसिपल बनने के लिए रेडी हूँ, ऐसे भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं अपना बेस्ट करूंगा। फिर हेवनली डीमन इल्मोक को खड़ा होने के लिए बोलते और फिर कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर वो बोलते आज से तुम ये सब चीजों की फिक्र मत करो, आज से मैं डिवाइन कल का रिस्पॉन्सिबल हूँगा, और मैं तुम्हें अभी से ही एक पर्सन को असाइन करूंगा जो तुम्हें ट्रेनिंग भी करवाएगा और गार्ड भी करेगा, और वो बच्चा तुम्हें हेवनली डिवाइन इवल कल का वे के बारे में बताएगा। अपने मास्टर को उसके लिए इतना चीज करते देख के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ये बोलते के साथ हेवनली डीमन वहाँ से जाने लगते हैं। फिर इल्मोक उन्हें जाते हुए थैंक यू बोलता है। हेवनली डीमन की थोड़ी सी आगे जाते ही उनसे एक लड़की आके बात करने लगती है। उन दोनों को ऐसे बात करते देख के इल्मोक सोचता है जैसा कि मुझे लगा ही था, कल्ट में सभी चीजें बहुत ही फास्ट हो जाती है। फिर वो लड़की को देखते हुए सोचता है कि मुझे तो लगता है यही मेरी अटेंडेंट है। इल्मोक उस लड़की को देख के अपने मन में सोचता है ये तो बिल्कुल सेलिब्रिटी टाइप की दिखती है, क्या यही मेरी डेली नीड का ध्यान रखेगी? फिर वो अपने आप को समझाते हुए कहता है मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पास्ट लाइफ को इंक्लूड करूँ तो मैं अभी 30 का हो चुका हूँ। वो अभी तक सोच ही रहा होता है तभी वो लड़की आके इल्मो को कहती है मुझे आपसे मिलके बहुत ही ज्यादा खुशी हुई यंग मास्टर इल्मो। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम जिन ही ऑन है, आज से मैं आपको सर्व करूंगी। उसके इतना प्रेटी लुक देखने के बाद इल्मो कहता है मुझे लगता है मुझे एक बार और सोचना चाहिए। फिर वो अपना फेस पे ठरकी वाला स्माइल लाते हुए कहता है कि मेरी बॉडी ऐसी भी अभी 15 की है, एज की ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसकी ऐसी हरकत देखे जिन कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर जिन कहती है मुझे अपने फर्स्ट मीट में ये कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें मैडोवान में एडमिशन लेना है तो अभी से ही हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। लेकिन इल्मो को मैडोवान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर जिन बताती है मैडोवान एक ऐसी एकेडमी है जिसमें सिर्फ कल्ट के मेंबर को एडमिशन मिलता है, और उसमें सिर्फ 16 ईयर के ही बच्चे एडमिशन दे सकते हैं, और हमारे कल्ट में जितने भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल है सब उसी में से पास आउट हुए हैं। ऊपर से यंग मास्टर आप हेवनली डीमन के डिसिपल है, इसलिए आपको इस एग्जाम में टॉप करना होगा। फिर इल्मोक हल्का परेशान होते हुए कहता है ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है? फिर जिन अपने हेयर को क्लिप से अटैच करते हुए कहती है जैसा कि आपको पता है हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। वहीं पे लिलमुक जीत का ऐसा रूप देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जिन के अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज होने लगता है। फिर जिन कहती है आप फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर, मैं आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगी। ये कहते के साथ है सीन शाम पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमें एक आवाज आ रही होती है एक बार और कीजिए आप कर सकते हैं। फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि आप एक बार और कर सकते हैं। वहीं पे हमें इल्मोक का हाथ दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा होता है। वहीं पे जिन इल्मोक के पास आते हुए कहती आप अपने दोनों हाथों पे वेट दीजिए। उसी के नीचे हमें इल्मोक को दिखाया जाता है जो कि अपने बैक पे बड़ा सा पत्थर बांध के कुछ कर रहा होता है, लेकिन उसका हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका रहता है, और फिर वो अचानक से जमीन पे गिर जाता है। वहीं पे इल्मो को ऐसे गिरा देख जिन कहती आप ये क्या कर रहे हैं यंग मास्टर, जल्दी से आप खड़े हो जाइए। वहीं पे हमें इल्मो को दिखाया जाता है जिसका की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी रहती है, और फिर वो बोलता है अब मैं और ये नहीं कर सकता। इल्मो की इस तरह की हालत देख के जिन पूछती है आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है एक्सरसाइज करने के लिए? वैसे ही बीच में ही बात काटते हुए कहता है तुम ही तो कर रही हो मेरे साथ जबरदस्ती एक्सरसाइज करने के लिए। फिर जिन कहती है आप ही ने ना डिवाइन कल को चूज किया था, इस कारण तो मैं आपको ट्रेनिंग करवा रही हूँ कि आप स्ट्रांग हो सके। उसके रिप्लाई में इल्मो कहता है नहीं मैंने नहीं चूज किया था। वहीं पे जिन फिर इल्मो को उठाते हुए कहती है आप प्लीज थोड़ा सा और बर्दाश्त कीजिए, लेकिन तभी हमें इल्मो को दिखाया जाता है जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है, और फिर वो अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। फिर जिन इल्मो को पकड़ते हुए अप्रिशिएट करती है आपने अच्छा किया यंग मास्टर, और फिर वो जिन को अपने पीठ पे उठा के लेके जाने लगती है और जाते हुए कहती है आज का ट्रेनिंग आपने सही में बहुत ही अच्छा किया, आप सामान्य आदमी की लिमिट को पहले ही पार कर चुके हैं, जबकि आपने पहले कभी भी मार्शल आर्ट भी नहीं सीखी है। इस बात से ये चीज प्रूफ हो जाती है कि आपको हेवन की तरफ से गिफ्टेड बॉडी मिली है। फिर वो कहती है हेवनली डीमन रियली में बहुत ही जल्दी किसी भी टैलेंट को पहचान लेते हैं, इसी सब वजह से
हेवनली डीमन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हेवनली डीमन अपने नीचे सभी डीमंस को कंट्रोल करते हैं। ये बोलते के साथ ही जिन इल्मोक को अपने पीठ पे उठा के लेके जाने लगती है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इल्मोक अपने धीरे-धीरे आँखें खोल रहा होता है और वो आँखें खोलते के साथ ही पूछता है, मैं कहाँ पे हूँ? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इन जिन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तभी जिन उसके पीठ पे अपने एनर्जी से प्रेस करती है। उसको ऐसा करते देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो जिन का हाथ हटाते हुए अब पीछे की ओर आ जाता है और फिर उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? फिर जिन कामली रिप्लाई करती है, जब यंग मास्टर बेहोश हो चुके थे तब मैं अपनी इंटरनल एनर्जी के द्वारा आपकी सारी एक्यू पॉइंट्स को ओपन कर रही थी। फिर वो बोलती है, लेकिन अभी ये प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, आप दोबारा लेट जाइए। फिर इल्मोक कहता है, तुम मेरे एक्यू पॉइंट्स इस कान ओपन कर रही हो क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं जल्दी से ठीक होकर पागलो टाइप का ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट कर दूं। फिर इल्मोक अपने मन में कहता है, जब मैं पास्ट लाइफ में एक सोल्जर था तब भी मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की थी जितनी ज्यादा कि ये अभी मुझसे करवा रही है। फिर वो चिल्लाते हुए जिन को कहता है, इस तरह से मैं ट्रेनिंग करूंगा तो मैं तो जिंदा ही नहीं बचूंगा, इसलिए हर कुछ दिन में मुझे ब्रेक चाहिए। और इस ब्रेक के बारे में लोग कुछ भी बोले, मैं इस ब्रेक को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो चाहिए। लेकिन जिन उसकी बात सुन के तुरंत ही मना कर देती है, क्योंकि आपका 15 ईयर हो चुका है यंग मास्टर, इसलिए केवल आपके पास एक ही साल बाकी है एग्जाम देने के लिए, इसलिए हम थोड़ी सी भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। फिर इल्मोक परेशान होते हुए बोलता है, तुम लोग सचमुच मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहते हो? तुम्हें नहीं लगता है क्या क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा तो मर जाऊंगा? फिर जिन इल्मोक को बोलती है, आप इतने भी कमजोर नहीं हो यंग मास्टर कि आप इतनी छोटी सी ट्रेनिंग में मर जाओ, लेकिन बाई एनी चांस आप मर जाते हो तो मैं भी आपके साथ मर जाऊंगी, मैं स्पिरिट फॉर्म में भी आपको सर्व करूंगी। उसकी इस तरह की बात सुन के इल्मोक अपने मन में सोचता है, तुम ये क्या बकवास सी बात कर रही हो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ मरोगी कि नहीं मरोगी, लेकिन इसकी बात मुझे नहीं मानने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर इल्मोक कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, ऐसे भी तुम्हारे साथ बहस करने का कोई भी फायदा नहीं है। उसकी इस तरह की बात सुन के जिन हल्की सी स्माइल देती है। फिर इल्मोक पीछे घूमते हुए कहता है, अगर मुझे इस तरह की लाइफ मिले तब तो मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। फिर जिन पूछती है, आपका कहने का क्या मतलब है? फिर जिन कहता है, मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मास्टर के फेस पे एक बार किक करके मर जाऊँ, फिर मैं देखूंगा कि तुम मेरा क्या कर लोगी। ये बोलते के साथ ही इल्मोक जिन को देखने लगता है। फिर जिन गुस्से में बोलती है, आपको ये कहते समय हल्का सा भी खराब नहीं लगा? उसके रिप्लाई में इल्मोक कहता, नहीं मुझे बिल्कुल भी खराब नहीं लगा। फिर जिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में रिप्लाई करती है, मैं आपको इस कारण ट्रेनिंग करवा रही हूँ क्योंकि मेरे मास्टर पे फिर बहुत ही खराब स्टूडेंट होने का टैग लग जाएगा, लेकिन आपके के लिए ये बात परेशानी की नहीं है ना? फिर वो अपने बॉडी में से कोल्ड ऑरा निकालते हुए कहती है कि आपको क्या लगा कि आप इतने चीज बोलेगी तो मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? तो उसके रिप्लाई में इल्मोक कहता है, नहीं तो तुम क्या कर लोगी? वो इतना बोला ही होता तभी जिन उस पे अटैक कर देती है। उसको देख के इल्मोक बोलता है, तुम रियली में मुझे मारना चाहती हो क्या? फिर जिन उसके गर्दन को दबाते हुए कहती है, हाँ मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ क्योंकि मैं ऐसे कोई भी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ सकती जो कि हेवनली डीमन का अपमान करे और जो कल्ट में रह के कल्ट का ही बेइज्जती करे। आखिरकार कुछ भी क्यों ना हो, मैं उन सभी व्यक्ति को अपने हाथों से ही मारूंगी। फिर इल्मोक हंसते हुए कहता है, उस केस में तो फिर मास्टर भी मुझे गद्दार कहेंगे। फिर जिन उसकी बात सुनते हुए उसे साइड में धक्का देके अपने पीछे की ओर चल जाती है। फिर इल्मोक अपने ड्रेस सही करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, आखिरकार मैंने उसे जवाब दिया तो उसने कम से कम मेरी बात तो सुनी। फिर इल्मोक अपने मन में सोचता है, मेरे पे यहाँ सबसे बड़ा ताकत यही है कि मैं हेवनली डीमन का डिसिपल हूँ। फिर जिन को डिस्कस्टिंग सा फेस बना के बोलता है, हेवनली डीमन ने मुझे बोला था कि तुम मुझे ट्रेनिंग दोगी और मैं रक्षा करोगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है, तुम ही मुझे मारने की कोशिश कर रही हो और तुमने क्या बोला मुझे कि मैं हेवनली डीमन के डिसिपल के नाम पे दब्बा हूँ, इसलिए तुम मुझे मारने की कोशिश की। ये बोलते के साथ इल्मोक अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इसे रोकने के लिए कहाँ तक जाना पड़ा। वहीं पे जिन इल्मोक की बातों में आके कंफ्यूज होके सोच रही होती है, अब मास्टर मेरे साथ क्या करेंगे। इसको इस तरह सोचते देख इल्मोक अपने मन में कहता है, फाइनली ये मेरी बात में आ गई। फिर वो जिन को बोलता है, मैंने ये कभी नहीं बोला कि मैं कभी ट्रेनिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दो चीजें चाहता हूँ। पहला चीज, मुझे हर ट्रेनिंग के बाद 2 घंटे की ब्रेक चाहिए और दूसरा, मेरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे 7 घंटे की नींद कंपलसरी चाहिए। फिर जिन काम होते हुए बोलती है, आपको सिर्फ इतना ही चाहिए ना? के रिप्लाई में इल्मोक कहता है, हाँ मुझे सिर्फ यही दोनों चीज चाहिए, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों चीज आप मुझे दे दोगे तो मैं ट्रेनिंग भी अच्छा से करूंगा और मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने मास्टर का नाम खराब करूं। फिर जिन कहती है, चलिए ठीक है, मैं आपकी बात को मानती हूँ, लेकिन आप भूलिएगा नहीं कि आपने कहा कि आप ट्रेनिंग हार्ड कीजिएगा, लेकिन अभी आप रेडी हो जाइए क्योंकि मैं अभी आपके सारे की पॉइंट्स को ओपन करने वाली हूँ। उसकी बात सुनते हुए इल्मोक अपने मन में सोचता है, मैंने कुछ ज्यादा ही नहीं ना बोल दिया। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हमें हेवनली डीमन को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होके कह रहा होता है, ओ क्या बात है, तुम तो अपना मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बहुत ही
अच्छे से कर रहे हो। लेकिन वहीं पे हमें इल्मोक को दिखाया जाता है जो कि थक के गिर चुका होता है। फिर हेवनली डीमन जीन को कहते हैं तुम इल्मोक की ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से करवा रही हो। फिर जीन कहती है नहीं, ये तो यंग मास्टर इल्मोक के कारण हो पा रहा है क्योंकि वो ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ करते हैं। वो इसी तरह ट्रेनिंग करते रहे तो उन्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इस टर्नल मार्शल आर्ट सीखने में। वहीं पे हेवनली डीमन कहते हैं हाँ तुमने सही बोला। उन दोनों की बातें सुन के इल्मोक अपने मन में सोच रहा होता है अगर कोई व्यक्ति 1 साल तक इतना हार्ड ट्रेनिंग करे और कुछ ना सीख पाए फिर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मुझे ट्रेनिंग के बीच में ब्रेक नहीं मिलता तब तो मैं बहुत ही जल्दी थक जाता। वो तो भला हो इस ब्रेक का जिसके कारण अभी तक मैं जिंदा हूँ। वहीं जीन इल्मो को उठाते हुए हेवनली डीमन के पास लेके जाती है। वहीं पे हेवनली डीमन इल्मो को देख के कहते हैं आज से मैं तुम्हें डिमोनिक आर्ट सिखाऊंगा। फिर हमें डिमोनिक आर्ट के बारे में बताया जाता है। डिमोनिक आर्ट एक ऐसा आर्ट है जिसे सिर्फ डिमोनिक कल्ट में ही सिखाया जाता है। डिमोनिक आर्ट सीखने वाले हर व्यक्ति को बताया जाता है आप कमजोरों का रक्षा करे और बुराई से फाइट करे। डिमोनिक आर्ट भी सेम उसी टाइप का होता है जैसा कि मार्शल आर्ट होता है, लेकिन डिमोनिक आर्ट करप्ट मार्शल आर्ट होता है जिसके कारण वो अपना यूजर को ही करप्ट कर देता है। लेकिन मैं अभी भी इस जगह में बिना जाने कुछ भी नहीं करता जब तक उस चीज के बारे में मुझे पता ना चले। फिर वो हेवनली डीमन से पूछता है ये जो आप मार्शल आर्ट मुझे सिखाने वाले इसका कोई ड्रॉबैक भी है क्या? फिर हेवनली डीमन हंसते हुए बोलते हैं कल्ट की मार्शल आर्ट में क्या साइड इफेक्ट हो सकती है, मैं तो सिर्फ फायदा ही फायदा है क्योंकि तुम इस मार्शल आर्ट को बहुत ही जल्दी सीख सकते हो। इल्मोक हेवनली डीमन की बात सुन के रिलीफ फील करता है। फिर हेवनली डीमन कहते हैं लेकिन इस मार्शल आर्ट का कुछ साइड इफेक्ट भी है। हालांकि तुम इस मार्शल आर्ट को सीखते हुए क्यूआई डेविएशन में जा सकते हो लेकिन तुम्हारे पास एबिलिटी है तुम इसे आराम से ओवरकम कर लोगे। फिर इल्मोक अपने मन में गाली देते हुए कहता है इस बात को आपको पहले बोलनी चाहिए थी। फिर इल्मोक पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी मार्शल आर्ट है और इसकी क्या साइड इफेक्ट है? तभी जिन साइड से उसके पहनने के लिए ड्रेस लेके आती है। फिर हेवनली डीमन कहते हैं मैं ऐसे भी तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन तुमने अभी ही पूछ लिया तो चलो मैं तुम्हें अभी ही बता देता हूँ। तुम सिर्फ ध्यान से सुनना फिर डिसाइड करना। पहला एक्सप्लोजिव मारा स्वाट टेक्निक। ये एक ऐसा स्वाट टेक्निक है जिससे तुम किसी भी पहाड़ को एक अटैक में ही तोड़ सकते हो, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाएगा। सेकंड बेयर हैंड डिमोनिक आर्ट। ये एक ऐसी एज टेक्निक है जिसका यूज करते के साथ ही तुम पूरी एरिया को भी जमा सकते हो, लेकिन इसका साइड इफेक्ट हाइपर सेक्सुअलिटी है जो कि आप इमेज में देख के समझ ही सकते हो। थर्ड मैन स्पॉट स्वाट टेक्निक। ये एक ऐसी स्वाट टेक्निक है जो कि प्लम ब्लॉसम 24 स्वाट आर्ट को भी आराम से काट सकती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हें हेलोजिनेशन होगा। फिर इल्मोक इन सभी मार्शल आर्ट के साइड इफेक्ट के बारे में सुन के सोचने लगता है कि मैं एक मार्शल आर्ट चूज कर रहा हूँ कि मेंटल इलनेस। फिर इल्मोक हेवनली डीमन से पूछता है क्या आपने ये सभी मार्शल आर्ट को सीखा हुआ है? फिर रिप्लाई में हेवनली डीमन कहते हैं मैं ये सीखा हुआ होता तो। हेवनली डीमन की बात सुन के इल्मोक अपने मन में सोचता है क्या ये सच बोल रहे हैं, तब तो फिर ये चलते फिरते साइकेट्रिस्ट वार्ड है। लेकिन फिर हेवनली डीमन बोलते इसमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि तुम डिमोनिक आर्ट के साइड इफेक्ट को ओवरकम कर सकते हो। फिर हेवनली डीमन बताते हैं डिमोनिक आर्ट को 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज में तुम सिर्फ प्रैक्टिस करते हो। सेकेंड स्टेज गिफ्टमा जिसमें कि डिमोनिक मार्शल आर्ट का साइड इफेक्ट पीक लेवल पे होता है। एंड थर्ड स्टेज इज टालमा जिसमें कि तुम सभी डिमोनिक मार्शल आर्ट के साइड इफेक्ट को ओवरकम कर जाते हो। फिर इल्मोक पूछता है कोई अपने पूरे जीवन में टालमा तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसके साथ क्या होगा? फिर हेवनली डीमन इल्मोक के शोल्डर पे हाथ रख के कहते हैं इसी वजह से तो मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें चूज किया था तो उससे पहले तुम्हारा टेस्ट लिया था। तुम अपने ईमानदार स्वभाव के कारण टालमा तक आराम से पहुंच जाओगे। फिर इल्मोक पूछता है मैंने तो ये पूछा था कि मैं टालमा तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो क्या होगा? फिर हेवनली डीमन कहते हैं अब मुझे बताओ कि तुम कौन सा डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करना चाहते हो। फिर इल्मोक अपने मन में सोचता है ये मुझे चुप करवा के मार्शल आर्ट चूज करने के लिए बोल रहे हैं तो फिर मैं इस केस में सोल सीजलिंग मर्सिलेस स्वॉट टेक्निक को सीखूंगा। फिर हमें सोल सीजलिंग मर्सिलेस स्वॉट टेक्निक के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी स्वॉर्ड स्टाइल है जिसमें कभी ना खत्म होने वाली चैन मूवमेंट होती है और इसका नाम ऐसा रखा गया है क्योंकि ये स्वॉर्ड स्टाइल किसी भी ओपोनेंट का सोल को कैप्चर कर लेता है और इसका साइड इफेक्ट है ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और मैंने इसका इसे चूज किया क्योंकि मैं इसे हल्का कंट्रोल में तो कर सकता था और इस मार्शल आर्ट को चूज करने के बाद मैं सर्वाइव करने का चांस भी इंक्रीज होगा। फिर इल्मोक बोलता है जैसा कि मैं जो भी सोचता हूँ वो तो कभी होता ही नहीं है। फिर हेवनली डीमन इल्मोक को बोलते हैं चलो मैं तुम्हें इसका कुछ बेसिक फॉर्म सिखा दूं और फिर वो अपना स्वार्ड को निकालते हुए बोलते हैं मैं इसे स्लोली डेमोस्ट्रेट करूंगा तो तुम इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना। फिर इल्मोक जीन से स्वार्ड लेते हुए कहता है ठीक है ये फर्स्ट फॉर्म होने वाला सोल सिजलिंग मर्सिलेस स्वार्ड का और इसका नाम सोल सिजलिंग फ्लाइंग ब्लेड है। तुम इसे ध्यान से देखना क्योंकि जब ओपोनेंट तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो तुम अपना केवल स्वार्ड निकाल के ही काउंटर बैक कर सकते हो। सबसे पहले अपने राइट पैर को पीछे की साइड करो और उसी लाइन में अपने स्वार्ड को निकाल
के एनिमी की तरफ अटैक करो, जिसके कारण तुम्हारे एनिमी की अटैक ब्लॉक हो जाएगी। इसी बीच तुम अपने सेकंड अटैक के लिए रेडी हो जाना। फिर हेवेली डीमन इल्मोक से पूछते हैं क्या तुम अभी इसका प्रैक्टिस करना चाहोगे, जिसका रिप्लाई में इल्मोक कहता है हाँ। फिर इल्मोक अपने हाथ में स्वॉर्ड को पकड़ते हुए सोचता है ये कौन सी टेक्निक है, इसमें तो नॉर्मली स्वॉर्ड निकाल रहे हैं और क्या। फिर इल्मोक जैसे ही स्वॉर्ड निकालने का ट्राई करता है तो उससे पूरी तरह से स्वॉर्ड नहीं निकलती, जिससे देखो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर हेवेली डीमन इल्मोक को आके बताते हैं इसमें सिर्फ स्वॉर्ड को ही नहीं निकालना है, इसमें अपना हाथ का पोस्चर को भी सही करना है। ब्लेड निकालते समय उसका कवर को भी हल्का पीछे की साइड लेके जाना है। फिर उसका हाथ पकड़ के उसे करके दिखाते हैं, जिसके कारण इल्मोक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हेवेनली डीमन कहते हैं तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। फिर हेवेनली डीमन इल्मोक को कहते हैं मैं ये स्वॉर्ड आर्ट को जिस तरह से परफॉर्म करूंगा तुम भी मेरे साथ साथ इस स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म करना। फिर इल्मोक भी हेवेनली डीमन के साथ साथ स्वॉर्ड आर्ट को परफॉर्म करने लगता है, लेकिन इल्मोक ये स्वॉर्ड आर्ट को बहुत ही आराम से परफॉर्म कर ले रहा होता है और उसे ये सब टेक्निक सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होती है। फिर इल्मोक अपने स्वॉर्ड को रखने के बाद अपने हाथ को देखते हुए सोचता है मे भी ये इस कारण हो रहा है क्योंकि मैं अभी यंग बॉडी में हूँ। लेकिन तभी हेवेनली डीमन इल्मोक को कहता है अब तक तुमने जितना भी ट्रेनिंग किया है ये काफी होगी, अब मैं तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे अटैक करूंगा, तुम्हें उसे ब्लॉक करना है सोल सील्डिंग फ्लाइंग ब्लेड से। और ये बोलते के साथ ही इल्मोक के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहीं पे इल्मोक अपने मास्टर को इतना जल्दी अटैक करते देख हल्का पैनिक में आ जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने मास्टर का अटैक को ब्लॉक कर लेता है। हेवेनली डीमन अपने अटैक को इतना आसानी से ब्लॉक होते हुए देख कहते हैं तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। और ये बोलते के साथ वो कंटिन्यू इल्मोक पे अटैक करने लगते हैं और इल्मोक भी उनके सभी अटैक को ब्लॉक करने लगता है। फिर इल्मोक अपने मन में सोचता है मैंने अभी तक जितनी भी टेक्निक सीखा है मैंने अभी तक उसमें से किसी भी टेक्निक का यूज नहीं किया इनके अटैक को ब्लॉक करने के लिए, मैं ये सभी अटैक अपने नेचुरली ब्लॉक कर ले रहा हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है ये सभी लोग मुझे जीनियस बोलते हैं। फिर हमारा सीन नाइट पे शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हेवेनली डीमन इल्मोक को कह रहे होते हैं इतना ट्रेनिंग काफी होगा सोल सीडलिंग फ्लाइंग ब्लेड के लिए, अब इससे ज्यादा तुम्हें बेसिक ट्रेनिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे भी तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है। वहीं पे इल्मोक हेवेनली डीमन की बात सुन के हेवेनली डीमन को थैंक यू बोलता है। फिर वो अपने कांपते हुए हाथ को देख के कहता है कि मैंने इतना ज्यादा ट्रेनिंग की है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये मेरी बॉडी है। फिर वो अपना ट्रेनिंग को याद करते हुए बताता है मास्टर का लास्ट अटैक इतना फास्ट था कि मैं उसे ध्यान से देख भी नहीं पाया था, लेकिन फिर भी मैंने उनके सभी अटैक को ब्लॉक किया था। लेकिन तभी हेवेनली डीमन इल्मोक के थॉट को इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं अब मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज सिखाने वाला हूँ जिसका कि नाम इनर कल्टीवेशन एनर्जी मेथड है, इसलिए तुम ग्राउंड पे बैठ जाओ। फिर इल्मोक भी हेवेनली डीमन की बात सुनते हुए ग्राउंड पे बैठ जाता है। फिर हेवेनली डीमन इल्मोक के पीछे आके बैठ जाते हैं और फिर अपने पाम को इल्मोक के बैक पे टच करते हुए कहते हैं कि तुमने अपना ट्रेनिंग बहुत ही लेट से स्टार्ट की थी, इस वजह से मैं तुम्हें पर्सनली असिस्ट करूंगा कि तुम अपने एनर्जी को बॉडी में इजीली सर्कुलेट कर सको। और ये बोलते के साथ ही हेवेनली डीमन इल्मोक के बॉडी के अंदर अपना इनर फोर्स इंजेक्ट करने लगते हैं और इल्मोक को बताते हैं ये इनर फोर्स मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारे मेरेडियन के अंदर सेंड करूंगा, जिसके कारण तुम्हें सोल सीजलिंग मर्सीलेस स्वॉर्ड टेक्निक सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमें दिखाया भी जाता है इल्मोक के मेरेडियन के अंदर सभी एनर्जी जाके गैदर हो रही होती है, जिसके कारण से इल्मोक की बॉडी ग्लो होने लगती है। फिर हमें बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहला क्यूहाई पॉइंट होता है, सेकंड जंगवान पॉइंट होता है, थर्ड जियोगुल पॉइंट होता है और फोर्थ जटिल पॉइंट एंड फिफ्थ चियांग्यू पॉइंट। यही 5 पॉइंट की वजह से मेरेडियन के अंदर एनर्जी बहुत ही इजीली फ्लो हो पाती है। फिर हमें इल्मोक बताता है जो मास्टर मेरे अंदर इनर एनर्जी इन्फ्यूज करे वो बहुत ही ज्यादा जेंटल है और इन्हीं की वजह से मैं अपनी इनर एनर्जी को अपने मेरेडियन के अंदर बहुत ही आसानी से सर्कुलेट कर पा रहा हूँ। इसी वजह से हेवेनली डीमन को वो थैंक यू बोलता है। फिर हेवेनली डीमन इल्मोक के बैक पे से अपने पाम को हटाते हुए इल्मोक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि इल्मोक ने अपने टाइनी इनर कोर को क्रिएट कर लिया होता है और इल्मोक अपने इनर कोर को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हेवेनली डीमन इल्मोक को बोलते हैं अब तुम आईपीएमए में एंट्री कर चुके हो, इसलिए अब तुम्हें तालमा को रीच करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। हेवेनली डीमन की बात सुन के इल्मोक उन्हें थैंक यू बोलता है और बोलता है आपसे मैं और भी अच्छे से ट्रेनिंग करूंगा। फिर हेवेनली डीमन इल्मोक को बताते हैं तुम्हारा प्रोग्रेस स्पीड बहुत ही अच्छा है, इस वजह से आज रात तुम अपने सभी सीनियर ब्रदर के साथ डिनर करना क्योंकि वो सभी लोग सेक्ट के एक ही जगह पे गैदर होगी, इस कारण ये परफेक्ट टाइम होगा तुम उन सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। फिर इल्मोक कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से नहा के डिनर करने आ जाऊंगा। फिर हेवेनली डीमन वहां से जाते हुए कहते हैं बहुत अच्छा मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लेकिन वहीं पे इल्मोक अपने मन में सोचता है लगता है मास्टर ने पहले से ही ग्रुप डिनर की तैयारी करके रखी थी, लेकिन तब भी सभी सीनियर ब्रदर मेरे राइवल ही हुए ना। लेकिन तभी जीन इल्मोक के थॉट को इंटरप्ट करते हुए कहती है चलिए मैं आपको डिनर पार्टी की प्रिपरेशन करने में हेल्प कर देती हूँ। उसके रिप्लाई में इल्मोक कहता है प्लीज जल्दी करना। लेकिन वहीं पे जिन जाते हुए सोच रहा होता है आखिरकार मुझे
हेवनली डीमन के पोजीशन के लिए उन सभी लोगों से फाइट करना ही होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक पीसफुल लाइफ चाहता था। फिर इल्मोक जिन से क्वेश्चन करता है, आखिरकार तुमने कौन सी डिमोनिक आर्ट सीखी है? लेकिन फिर जिन ही बोलता है, तुमने कहीं बेयर हैंड डिमोनिक आर्ट तो नहीं सीखी, क्योंकि तुम्हारे बॉडी के आसपास हमेशा कोल्ड ऑरा रहता है। उसके रिप्लाई में जिन कहती है, हाँ आप सही, आपने बिल्कुल ही करेक्ट गेस किया। लेकिन फिर इल्मोक बेयर हैंड डिमोनिक आर्ट के बारे में सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो पीछे टर्न होके जिन को देखने लगता है और जिन को देखते हुए मन में सोचता है, बेयर हैंड डिमोनिक आर्ट का साइड इफेक्ट तो हाइपरसेक्सुअलिटी है। लेकिन वहीं पे जिन इल्मोक की ऐसी रिएक्शन देख के कुछ समझ नहीं पाती है। फिर हमारा सीन एक बात हाउस में शिफ्ट होती है, जहाँ पे जिन इल्मोक को नहाने में हेल्प कर रही होती है। फिर हमें इल्मोक बताता है, जिन मुझे डेली नहाने में हेल्प करती है, इसका मुझे उसकी आदत हो चुकी है। लेकिन फिर भी जिन को बेयर हैंड डिमोनिक आर्ट नहीं सीखनी चाहिए थी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट हाइपरसेक्सुअलिटी होता है। कहीं जिन अपने साइड इफेक्ट के कारण अपने आप को लूज कर दी तो ये बोलते के साथ ही जिन को इमेजिन करने लगता है। लेकिन वहीं पे जिन इल्मोक के थॉट को रीड कर लेती है और उसके ऊपर एक बकेट पानी डाल देती है, जिसके कारण इल्मोक रियलिटी में वापस आ जाता है। फिर जिन एंगर के साथ इल्मोक को बोलती है, आप मेरे यंग मास्टर है, इस कारण मैं आपको ये बात बता रही हूँ। बेयर एंड डिमोनिक आर्ट का साइड इफेक्ट जो है मैन और वुमेन पे डिफरेंट होता है, इस वजह से आप अपने माइंड से ये सब थॉट निकाल दे। लेकिन वहीं पे जिन इल्मोक की बात सुनते हुए कहता है, क्या रियली में? तो फिर वुमेन के साथ क्या होता है? फिर जिन इल्मोक को एक्सप्लेन करती है, अगर मैन या वुमेन किसी के भी पास इन एनर्जी हाई अमाउंट में हो तो उन सभी लोगों का शार्पनेस इंक्रीज हो जाता है और वो सभी चीज को बहुत ही ज्यादा लॉजिकली थिंक करते हैं। फिर इल्मोक बोलता है, ये तो तुमने इनर साइड इफेक्ट बताया, फिर आउटर साइड इफेक्ट क्या होगा? फिर जिन हल्का सोचते हुए बताती है, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है एम्पैथी और कंपेशन कम हो जाती है। और गाइस मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एम्पैथी और कंपेशन का मतलब होता है सहानुभूति और करुणा। वहीं जिन इल्मों की बात सुनते हुए बोलता है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि वो सभी लोग साइकोपैथ बन जाएंगे? फिर जिन इल्मों की बात को इग्नोर करते हुए कहती है, इसे इस कारण क्रिएट किया गया था कि जो हैट्रिक फर्स्ट प्लेस पे आया उसे हम पनिश कर सके। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ बेनिफिट ही है। फिर इल्मोक हार्स्टोन यूज करते हुए बोलता है, यही तो साइड इफेक्ट है, अब इससे भी बड़ा साइड इफेक्ट होगा क्या? फिर इल्मोक हल्का सैड होते हुए अपने कंफ्यूजन के लिए अपोलाइज करता है और अपने पास्ट को याद करते हुए बोलता है, उस दिन जिन ने मेरा गर्दन पकड़ा था तो वो सचमुच मुझे मारना चाहती थी। अब मुझे लगता है सीरियसली मुझे अपने बेवकूफी को क्विट करना होगा। ये बोलते के साथ ही सीन हमारा जिन और इल्मोक पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे इल्मोक रेडी हो चुका होता है और फिर कॉरिडोर में आगे की ओर चलते हुए सोचता है, मुझे अभी तक जिन में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक मैं हेवनली डीमन के 8 डिसिपल हूँ, लेकिन उनमें से आधे मारे जा चुके हैं क्यूआई डेविएशन और ऑर्थोडॉक्स अलायंस से फाइट करते हुए। इसलिए अब हम सिर्फ 4 ही डिसिपल बचे हैं, इंक्लूडेड मी। इन दैट मीन हेवनली डीमन का डिसिपल का सर्वाइवल चांस 50% होता है। इसलिए मुझे पता है यहाँ पे सर्वाइव करना मेरे के लिए इजी नहीं होगा, बट आई विल सर्वाइव, ये बोल के अपने आप को मोटिवेट करता है और फिर मेन हॉल में आते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। मैं इल्मोक मास्टर और सभी सीनियर ब्रदर को ग्रीट करता हूँ। लेकिन वहीं पे वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मरना तब तक रिफ्यूज करूंगा जब तक मैं पूरी इंटायर लाइफ को फाइंड ना कर लूं। लेकिन तभी हेवनली डीमन इल्मोक के थॉट को इंटरप्ट करते हुए उसे अंदर आने के लिए बोलते हैं और फिर सभी डिसिपल के सामने इल्मोक को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये मेरा 8 डिसिपल इल्मोक है, इसे मैंने लास्ट ईयर ही अपना डिसिपल बनाया था। अपने मास्टर के न्यू डिसिपल बनाने के कारण एक डिसिपल हंसने लगता है और फिर बोलता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा जूनियर ब्रदर, मैं तुम्हारा फर्स्ट सीनियर ब्रदर वही जीनक हूँ। फिर हम इसका मार्शल आर्ट के बारे में बताया जाता है, जो कि एक्सप्लोसिव सोल मार्शल आर्ट टेक्निक होती है, जिसका की साइड इफेक्ट अनकंट्रोलेबल एंगर होता है। भले ही ये रियली में एंगर ना हो, बट ये हमेशा एंगर ही होते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये मुरियम्स के लोगों और करप्ट ऑफिशियल पे ही अपने गुस्से उतारते हैं, इस वजह से इन्हें सब लोग मैड डीमन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये किसी तरह अपने एक्सप्लोसिव सोल मार्शल आर्ट टेक्निक से अपने ग्युप्मा को कंट्रोल कर लिए, लेकिन फिर भी ये अभी तक टालमा को रीच नहीं किए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वॉकिंग टाइम बम है, ये कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। ये सोचकर वो अपने फर्स्ट सीनियर ब्रदर को ग्रीट करता है और कहता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। इल्मोक की बात सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वहीं पे इल्मोक अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इसकी कॉफी स्माइल पे नहीं जानी है, मुझे एवरी टाइम अलर्ट होना होगा। एनीवे अगर इनका मूड अभी अच्छा है, यही चीज मेरे के लिए गुड है। और हमें पैनल में दिखाया भी जाता है, विलजिन इल्मोक को अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। फिर इल्मोक थर्ड सीनियर ब्रदर के पास जाते हुए हमें बताता है, थर्ड सीनियर ब्रदर मेरे डाई होने की ही एज के, इस वजह से वो और हम सेम एज के हुए, इसलिए मुझे लगता है उनसे बात करना मेरे के लिए आसान होगा। फिर थर्ड सीनियर ब्रदर के पास जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई थर्ड सीनियर ब्रदर। वो इतना बोला ही होता है, तभी उसके नेक के पास से एक अटैक क्रॉस हो जाता है। फिर इल्मोक पीछे टर्न करके अटैकिंग वेपन को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक चॉपस्टिक होती है जो कि वाल के अंदर जा चुकी होती है।
और फिर थर्ड ब्रदर बोलता है तुम मुझे 2 बार ग्रीट क्यों किए। अपने थर्ड ब्रदर की बात सुन के इल्मोक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर थर्ड ब्रदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलते हैं तुम मुझे एक क्रॉप की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो। वहीं पे हमें उनका इंट्रोडक्शन भी बताया जाता है। नेम सीओ वन फियोन, मार्शल आर्ट शैडोलेस 14 आर्ट। ये मार्शल आर्ट स्पीड और स्टाइल पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें इसके नेम से ही पता चल जाता है ये एक सेशन बेस्ड डिमोनिक आर्ट है। और इसका साइड इफेक्ट है कि आप किसी भी सिचुएशन में सबसे वर्स्ट सिनेरियो ही इमेजिन कीजिएगा, इसलिए हम इस जैसे पर्सन को शॉर्ट में पारानोया बोलते हैं। जबकि असल में सच्चाई तो ये है ब्रदर्स योन वानफिन गोकमा के अंदर फंस चुके हैं, इसी वजह से वो हर समय बहुत ही ज्यादा रॉन्ग फील करते हैं। लेकिन तभी थर्ड ब्रदर इल्मो की तरफ आते हुए बोलते हैं तुमने मुझे 2 बार वो स्कैन किया क्योंकि तुम मुझे डेट के समान देखते हो। और ये बोलते के साथ ही इल्मो के नेक पे चॉपस्टिक पॉइंट कर देता है। लेकिन वहीं पे इल्मोक अपने मन में सोच रहा होता है मैं इसे ग्रीट नहीं करता तो ये अभी पागल हो जाता, लेकिन अब मैं इस बात को कैसे घुमाऊं। बट मैं इसे कुछ भी बोलूंगा तो ये नेगेटिव ही प्रोसेस करेगा। लेकिन तभी बीच में 6 सीनियर ब्रदर इंटरफेयर करते हुए बोलते हैं आप बहुत ही ज्यादा मजाक कर रहे हो थर्ड सीनियर ब्रदर। और ये बोलते के साथ ही इल्मोक के नेक पे से चॉपस्टिक भी हटा देते हैं। फिर वो अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं लगता है आपको भूख ने कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव बना दिया है, ये लीजिए आप मेरी चॉपस्टिक यूज कीजिए। फिर थर्ड सीनियर ब्रदर दोनों से अपोलाइज करते हुए कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है यही बात है, इस वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया। फिर सिक्स ब्रदर कहते हैं आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे सीनियर ब्रदर हुए। ये बोलते के साथ ही इल्मो के शोल्डर पे हाथ रख के इशारा करते हैं। फिर इल्मो भी इशारे को समझते हुए थर्ड ब्रदर को बोलता है नहीं ये मेरी गलती थी क्योंकि मुझे अच्छे से ग्रीटिंग करना नहीं आता था। लेकिन वहीं पे थर्ड ब्रदर जाते हुए कहते हैं तुम इसके बारे में फिक्र मत करो। फिर इल्मो अपने मन में चैन की सांस लेते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि यहाँ पे सभी लोग फूल है। फिर वो अपने सिक्स ब्रदर को देखते हुए कहता है बट यहाँ पे किसी के पास तो माइंड है। यहाँ पे सिक्स ब्रदर जॉन रिचू ही ऐसे पर्सन है जिनके ऊपर बिलीव मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं पे जॉन रिचुन भी इल्मो को अपने साइड देखते हुए नोटिस कर लेते हैं और फिर इल्मो को होल्ड करते हुए बोलते हैं ये अभी सही समय नहीं है। लेकिन वहीं पे इल्मो अपने सिक्स ब्रदर की बात समझ नहीं पाता है। फिर सिक्स ब्रदर उसे एक जगह पे ले जाते हुए कहते हैं जाओ इसे जाके तुम ग्रीट करो। फिर हमें उस जगह को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर होता है। फिर सिक्स ब्रदर कहते हैं यही तुम्हारा सीनियर ब्रदर है। फिर सिक्स ब्रदर चेयर की साइड देख के कहते हैं फोर्थ सीनियर ब्रदर आप बहुत ही अच्छा जोक करते हो, और ये बोल के हंसने लगते हैं। लेकिन वहीं इल्मोक उन्हें साइड से देख के सोचता है ये किससे बात कर रहे हैं। फोर्थ सीनियर ब्रदर तो ऑर्थोडॉक्स ही फाइट करते हुए डेड हो गए थे। वेट अभी मुझे याद आया जॉन रिचू के पास तो मैन स्क्रिप्ट शॉट टेक्निक है जिसका की साइड इफेक्ट है विजुअल हेलोजिनेशन और आवाज सुनाई देना। का मतलब ये हुआ कि इन्हें सीजोफेनिया है। तभी सीनियर ब्रदर इल्मोक की तरफ देखते हुए कहते हैं जूनियर ब्रदर तुम यहाँ पे चुपचाप खड़े क्यों हो, या तुम मुझे ये बता सकते हो तुम इन्हें ग्रीट क्यों नहीं कर रहे हो। और ये बात वो बहुत ही ज्यादा एंगर के साथ बोल रहे होते हैं। लेकिन तभी फर्स्ट सीनियर ब्रदर हंसते हुए बोलते हैं लगता है सिक्स ब्रदर आप यंगर को पहचान नहीं पाए, इसे आपने बचपन नहीं देखा था। फिर सिक्स ब्रदर फर्स्ट सीनियर ब्रदर से माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ कर दो ये मेरे साथ फिर से हो गया। उसके रिप्लाई में फर्स्ट सीनियर ब्रदर कहते हैं कोई बात नहीं जूनियर ब्रदर। लेकिन वहीं पे मास्टर उन सभी लोगों की इस तरह की बातें सुनकर हंस रहे होते हैं और फिर कहते हैं मुझे तुम सभी भाइयों ने इतना ज्यादा प्यार देख के बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वहीं पे इल्नोक अपने मन में सोच रहा होता है ये मैं सबसे गंदा नाइटमेयर है, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे गैदरिंग हो भी पाएगी। तो चलिए गाइज मैं इस पार्ट को यहीं पे एंड करता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए सी यू गाइज।